विश्व में पैमाना WHO कहता है जी। कि आपको GDP का एक्सपेंडिचर लगभग 5% मिनिमम करना चाहिए हेल्थ पर। मैं बजट में भी एक एक्सपेक्टेशन करना चाहूंगा सरकार से कि हमारे यहाँ जो बजट आता है वो 90% क्यूरेटिव बजट आता है। मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, CSC के लिए, PSC के लिए, एम्बुलेंसेज के लिए आता है। एक हमारा जो मेन मोटो है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो विजन है वो यही है, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। वो जब भी होगा जब प्राइवेट पब्लिक मिलकर दोनों काम करेंगे, हमारी समस्याओं को वो समझेंगे, हम उनकी समस्याओं को समझेंगे, और जब तक ग्रोथ है, प्रॉफिट नहीं होगी तो प्राइवेट वाले भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। भाई लैंड जैसी चीज अस्पताल के लिए फ्री होनी चाहिए, बहुत रियायती दरों पे होनी चाहिए, उसमें ऑक्शन होता है, कमर्शियल रेट्स में मिलती है। बताइए। नमस्कार, वन इंडिया के बजट 2026 के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वन इंडिया पर देखा किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूर एंड ट्रैवल और अन्य सेक्टर्स बजट से उम्मीदें लगाए हुए हैं। एक सेक्टर ऐसा है जिससे हम सबको सरोकार होता है और उसको अगर जिस तरह से बजट में उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाए उस पर सबकी नजर रहती है, और वो टैक्सेशन नहीं है, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जरूरतें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जा रही हैं, और सस्ता हेल्थ केयर होना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत जैसे बड़े देश के लिए बनता जा रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ फिलिक्स हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक जाना माना नाम मेडिकल जगत के क्षितिज पर। डॉक्टर गुप्ता, जैसा मैंने कहा, बजट 2026 आ रहा है, उम्मीदें और उम्मीदों की फहरिस्त काफी लंबी है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के हैसियत से एक सस्ता और एक्सेसिबल हेल्थ केयर कितना संभव है भारत जैसे देश में संभव बनाना? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा था, जब एक्चुअली हेल्थ की नीड थी, और हेल्थ हम सबका मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर मरीज को, हर नागरिक को एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। जी। वो मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। अगर हम बात करते हैं पूरे सारे सेक्टर्स की, जैसे आपने नाम लिया, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, टूर एंड ट्रैवल से, IT है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। बट अगर कोई सेक्टर डायरेक्टली कहीं इम्पैक्ट करता है तो वो दो ही सेक्टर हैं, एक तो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है। बिल्कुल। तो हेल्थ को हम अछूता नहीं छोड़ सकते। अगर विल पावर है, अगर पॉलिटिकल विल है, अगर विलिंगनेस है सरकार की, अगर प्राइवेट प्लेयर्स की विलिंगनेस है, तो डेफिनेटली हम लोग हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना सकते हैं। अफोर्डेबल तो ऑलरेडी है। फैक्ट है कि हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो हम लोग बहुत अफोर्डेबल, 10 टाइम्स कम है हमारे यहाँ जो कॉस्टिंग है मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत कम है जी। बट कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जो पैमाना है, जो हमारा नहीं पूरी विश्व में पैमाना, WHO कहता है कि आपको GDP का एक्सपेंडिचर लगभग 5% मिनिमम करना चाहिए हेल्थ पर। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़ के सारे 5% करती हैं। अच्छा। और जो हमने देखा था कोविड में त्राहिमाम जो हो रही थी डेवलप्ड कंट्रीज में, जिसमें इटली है, अमेरिका है, यूरोप है, वो लोग 10 से 15 इवन 18% तक GDP का खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे। उसके बावजूद वो लोग त्राहिमाम में फंसे हुए थे। हमारी सरकार अच्छी थी, हम लोगों का स्ट्रेटजी अच्छी थी, जिससे हम कोविड से बच गए, बट बहुत सारे लोगों को हमने खो भी दिया। इसलिए खो दिया बिकॉज उनको समय रहते सही बेड्स नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, क्रिटिकल केयर बेड्स नहीं मिल पाए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाए, मैन पावर जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए थी, स्किल्ड मैन पावर, डॉक्टर्स, नर्सेज उतने एक्सेसिबल अफोर्डेबल नहीं थे, या उतने लोगों के नंबर्स कम थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बचा भी नहीं पाया, बहुत सारे लोग सीरियस रहे, भर्ती रहे, उनका इलाज हुआ। तो कहीं ना कहीं हम सबको GDP का परसेंटेज सरकार को चाहिए। जैसे पहले आज से 70 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार और बहुत सारी दूसरी सरकार हुआ करती थी, तो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, तो 1% के आसपास GDP का खर्च होता था। अभी जो नई सरकार आई है मोदी जी की, पिछले 10 साल में उन्होंने जो 1% या 1.25% जो था उसको 2.5% तक पहुंचाया रफली। 2.5 भी पूरा खर्च नहीं हुआ, तो 2.25% के आसपास एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। बहुत कम भी है। फायदा क्या होगा? अगर GDP का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अस्पताल बढ़ेंगे, क्लिनिक्स बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, और कहीं ना कहीं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो है पेशेंट्स का वो कम होगा, लोगों को इलाज मिलेगा। Tier 2 सिटीज हैं जो खास करके छोटे शहर हैं, Tier 3 सिटीज हैं, वहाँ पे अभी भी जो टर्सरी केयर है, सेकेंडरी केयर बहुत से अच्छे से एक्सेसिबल नहीं है, तो उसका भी फायदा होगा लोगों को। बिल्कुल। ये एक पते की बात आपने बताई डॉक्टर गुप्ता कि बड़े शहरों में हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो या ना हो, या कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल हो अगर वो बहुत ही हाई एंड हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी है Tier 2 Tier 3 सिटीज में अभी भी लोगों को दूर तक ट्रैवल करना पड़ जाता है। इसको लेकर आपको लगता है, आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात की,
उसका कोई ऐसा मॉडल डेवलप किया जा सकता है जिससे कि गांव तक लोगों को बैलगाड़ी पर और बस में मरीजों को लेकर ना जाना पड़े? नहीं पंकज जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसका जो रूट कॉज मैं बताता हूँ, रूट जो बेस क्या है इसका, जो आपने बताया, हमारी 70% लगभग आबादी जो है वो टियर 2, टियर 3 और छोटे गांव में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 70% हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बेड्स हैं, एम्बुलेंस हैं, आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, एमआरआई, सीटी, एक्सरे, बड़े बड़े डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे कन्फाइंड है। 70% कन्फाइंड है टियर 1 सिटीज। टियर 1 सिटीज। ये पैराडॉक्स है, मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ उतना नंबर नहीं है। और जो बात करते हैं ना हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कम है, वो सिर्फ छोटे शहरों में कम है। बड़े शहरों में रेशियो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स भी पूरे हैं, नर्सेज भी पूरे हैं, और लोगों को अस्पताल ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्सेसिबिलिटी है बिल्कुल। बट डेफिनेटली टियर 2, टियर 3 सिटीज में अगर आपको जाना है, जैसे बड़े शहरों में भी अभी भी जो हम बात करें ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, जो पूरी जो इंडस्ट्री लगभग $600 बिलियन की इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इसमें हॉस्पिटल सेक्टर लगभग $150 बिलियन के आसपास है, बहुत बड़ा अमाउंट है, कई लाख करोड़ का अमाउंट है। उसमें जो इस इंडस्ट्री में पूरा, या इस सेक्टर में, या इस सेवा सेक्टर में सबसे बड़ा जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का है। मतलब अगर आप पूरे जितने लोग मरीज बीमार होते हैं, इनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, जिनको ओपीडी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं, लैब है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, भर्ती होना पड़ता है, तो 70% जो काम जो है, जिम्मा जो है, वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। 70% अगर लोग, अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो 70% लोगों का इलाज किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे लैब हो, रेडियोलॉजी हो, डायग्नोस्टिक हो, ट्रीटमेंट हो, इंडोर भर्ती करना पड़े, सर्जरी करना पड़े, वो सारा 70% काम प्राइवेट सेक्टर करता है। 30% काम करता है गवर्नमेंट। अच्छा, ओके। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पिलर है प्राइवेट सेक्टर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको, जैसे अभी विश्व की सबसे बड़ी स्कीम लॉन्च करी हमारे मोदी जी ने, बहुत भी एम्बिशियस स्कीम थी, बहुत अच्छा चल भी रही है, आयुष्मान भारत। जी। तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही लोगों को सर्विसेज दे पा रही है। सरकारी अस्पताल पैनल पे, बट ऑलरेडी ओवरलोडेड है, इलाज के लिए डॉक्टर ही नहीं, नर्सेस ही नहीं है, या ट्रीटमेंट के संसाधन कम है, या उनके नंबर्स कम है। तो कहीं ना कहीं जब तक प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं होगा जी, आप चाहते हो कि लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर दें। अफोर्डेबल मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कम हो जाना चाहिए। पहले लगभग 60-62% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस था, आज से 10 साल पहले। मतलब 62% लोग देश में अपने गिरवी घर रख के, लोन लेके, बिल्कुल मैं उसी पर आना ही वाला था, ज्वेलरी गिरवी रख के 200 से उधार लेके इलाज कराते थे। अब वो जाके 42% हो गया, कम हो गया। अभी भी 42% बहुत होता है। बिल्कुल, आधे से सरकार अफोर्डेबल देना चाह रही है मरीजों को, तो उससे पहले मरीजों को सप्लाई कौन करेगा इलाज की? वो करेगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी तो अफोर्डेबल करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर का नाम सुनते ही मन में आता है कि चीजें तो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि वो तो सरकार ही आपको सस्ते में दे पाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सर, एक तो वो सवाल होगा, दूसरा ये है कि हम जो हॉस्पिटल्स के एक्सेस की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको लगता है, चूंकि आप इतने बड़े यूनिट को चलाते हैं, फिलिक्स ग्रुप को, उसमें सरकार क्या शहरों में और दूरस्थ गांव, ग्रामीण इलाकों में अस्पताल बनवाने के लिए क्या कोई रियायत मिलती है, या कोई उसका मैकेनिज्म है? जैसे फैक्ट्री खोलने के लिए आपको सस्ती जमीन दी जाती है। देखिए, जैसा बड़ा अच्छा सवाल, मैं उसी पे आने वाला था जी। हॉस्पिटल बनाना एक बहुत महंगा सौदा है। अच्छा, मतलब इसका कैपेक्स, मतलब प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग बनाने में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ पर बेड आती कॉस्ट आती है। प्लस ऑपेक्स, मतलब रनिंग कॉस्ट। जब आप अस्पताल बना लेते हो तो 3-4 साल, 5 साल तक तो अस्पताल लॉस में चलता है, तो ऑक्यूपेंसी कम होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो EMI पे करनी होती है, बहुत सारे खर्चे निकालने होते हैं, तो कॉस्टिंग जो है इसकी बनाने में भी और रनिंग करने दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको चाहते हो हर नागरिक को इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सब्सिडाइज करना ही पड़ेगा। वो सब्सिडाइजिंग हमें बिजली नॉर्मल कमर्शियल रेट्स पे मिलती है, लैंड ऑक्शन में मिलती है, ठीक है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी का कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अभी GST का एग्जेम्पशन आया है, उससे हम फायदा हुआ, वो हम डायरेक्टली पेशेंट को पास ऑन भी कर रहे हैं जी। बट जो अभी बहुत सारी CT है, MRI है, कैथ लैब है, जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर भी कम नहीं हुई है। और इवन लैंड जैसी चीज़ जो अस्पताल के लिए फ्री होनी चाहिए, बहुत रियायती दरों पे होनी चाहिए, उसमें ऑक्शन होता है, कमर्शियल रेट्स पे मिलती है। बताइए,
बिडिंग होती है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है यहाँ पर। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात, फाइनेंसिंग चाहिए होती है। मतलब जो अस्पताल बनते हैं अपनी जेब से तो कोई बना नहीं सकता, जैसे हमने बनाया अस्पताल, तो हम लोग फंड रेज करते हैं, आइडर हम थ्रू करते हैं, बैंक से लोन लेंगे तो 8-10% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका भी कम नहीं है। प्राइवेट इक्विटी के पास जाएंगे तो 20-25% लेंगे। IPO में जाने से पहले आपको सब कुछ करना पड़ेगा, सिस्टम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर एक अस्पताल को सही से इस्टेब्लिश करने में 5 साल कम से कम लग जाते हैं, तो 5 साल का लॉस प्लस कैपेक्स कॉस्ट वो बहुत भारी भरकम अमाउंट होता है। तो अगर सरकार चाहती है कि ये जो सुविधाएं हैं एक्सेसिबल भी हों, अफोर्डेबल भी हों, या इवन आयुष्मान के थ्रू अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहती है, तो कुछ सब्सिडी हमें चाहे लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, इंपोर्ट ड्यूटीज में, ठीक है, या फाइनेंसिंग में, फंडिंग में, या रनिंग कॉस्ट के लिए कुछ साल के लिए हमें कुछ चीज़ें माफ़ करनी चाहिए। PPP मॉडल की जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें अस्पताल को, सरकार को चाहिए कि वो हमें बना के दे दे अस्पताल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बना के दे दे, हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट कर लेंगे, रेट्स बोर्ड डिसाइड कर ले, उसमें कुछ रेवेन्यू शेयरिंग हो सकती है। ऐसे मॉडल्स आ रहे हैं बट सक्सेसफुल अभी नहीं हो पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है। लैंड फ्री मिलनी चाहिए, सब्सिडी भी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी एक और प्रॉब्लम आती है रनिंग में, जो लाइसेंसेस हैं, 30 से ज़्यादा लाइसेंसेस चाहिए होते हैं अस्पताल को चलाने के लिए। अच्छा। सिंगल विंडो है ऑनलाइन, बट अभी भी उसमें बहुत सारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा। कहीं उनको भी ऑटोनोमस करके बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहिए। 30 लाइसेंस चाहिए होते हैं मिनिमम एक हॉस्पिटल के। और अगर आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए तो आयुष्मान के रेट्स भी बढ़ाने चाहिए, बिकॉज आयुष्मान के रेट्स पे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बिकॉज उसके रेट्स इतने कम है कि आपके जो खर्चे हैं, रनिंग कॉस्ट वो भी नहीं निकलेगी, इसको तो छोड़ दो, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी नहीं निकलेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को, अगर एक सेक्टर है मेडिकल टूरिज्म, हमारा लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं, साल कंट्रीज से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलाज सस्ता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। वहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो होती है $10,000 में होती है, यहाँ पे $10,000 में हो जाती है। बताइए, मतलब 90 टाइम्स का डिफरेंस है। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे रूट कनाल ट्रीटमेंट 5,000 में हो जाता है, बल्कि 5 का 3,000 में भी हो सकता है। दांतों का वहाँ $5,000 लगते हैं। कनाडा से हमारे मित्र यहाँ आ जाते हैं, आके इलाज भी कराते हैं, ट्रीटमेंट भी कराते हैं, घूमते भी हैं, आने जाने का खर्चा भी लेते हैं, सबसे मिल भी लेते हैं, उनका इलाज पूरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको सेक्टर की तरह देखना चाहिए, सेवा भाव की तरह देखना चाहिए। और बिकॉज जो टूल है जिसके थ्रू सरकार को सुविधाएं देनी है आम नागरिक को, आम जनता को, वो टूल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही है। बिल्कुल। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल उस टूल को आप लेवरेज नहीं करोगे, उस टूल को अगर सब्सिडी नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, रनिंग ब्रेक इवन के लिए पैसा नहीं दोगे, फंडिंग सस्ती नहीं करोगे, इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म नहीं करोगे, या जो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो कैंसर वगैरह की दवाइयाँ, उनको भी अभी उन पर भी GST 5% कुछ दवाइयों पे अभी भी है, उनको भी हटाना चाहिए। GST तो हटा ही देना चाहिए, एटलीस्ट खत्म ही कर देना चाहिए। बिल्कुल। लाइफ सेविंग ड्रग्स और उन सब पर तो खत्म कर चुके हैं काफी तक, जितना बचा उसको भी खत्म करो भाई। ये तो आइडियली तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए भाई, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है ना, ये तो फ्री मिलना चाहिए इलाज, और ज्यादातर देश दे ही रहे हैं, विकसित देश। बिल्कुल। हाँ, अगर आप उस तरह से वेलफेयर स्टेट्स की बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ऑलमोस्ट फ्री हैं। यहाँ भी कई ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें, डिग्री कॉलेजेस से लेकर माध्यमिक कॉलेज और फिर इंटर कॉलेज, और साथ ही साथ डॉक्टर गुप्ता, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से सेक्टर 44-45 के पास, जहाँ नोएडा जिस शहर में हम लोग, वहाँ एक ज़िला अस्पताल भी है, और उसके अगर आप भवन को देखें तो वो विशालकाय है, और कोविड में उसे कोविड सेंटर भी बना दिया गया था। इस तरह के प्रयासों से क्या आपको लगता है कि सरकार एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर को उतनी रियायत या छूट नहीं दे पा रही है, मुझे आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि यू आर ऑन योर ओन, आपको जिस तरह से करना है, हाँ कुछ रियायतें जरूर मिलती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में या गरीब तबके के लिए जो हो सकता है अपने आयुष्मान कार्ड से यहाँ की फैसिलिटी ना ले सके प्राइवेट हॉस्पिटल की, उन जिला अस्पतालों में अभी आपको क्या लगता है और क्या किया जाना जरूरी है कि लोग वहां हारने के बाद वहां जा रहे हैं? हाँ, तो मैं ये बताऊंगा, जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की बात करूंगा, जी, इतने सारे अस्पताल हैं, इनकी खर्चे निकाल लीजिए और सेम साइज के प्राइवेट अस्पताल के खर्चे निकाल लीजिए, इनके खर्चे कई गुना ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो अगर सरकार चाहे तो इन जिला अस्पताल को या मेडिकल कॉलेजेस को प्राइवेट PPP मॉडल में सेमी प्राइवेट करके, सेमी गवर्नमेंट करके उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकती है। मतलब उसकी जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, जो जितना एक जिला अस्पताल का खर्चा चलता है, उतना अगर एक ढंग का प्राइवेट प्लेयर होगा वो 2 अस्पताल चला लेगा उतने खर्चे में। तो जिला अस्पताल के खर्चे ज्यादा हैं, ऑब्वियसली स्केल ज्यादा है वहाँ पे, हम लोगों को पता नहीं होता, कोई उस बात को उठाता भी नहीं है। अगर आप स्टडी करेंगे, हमारे यहाँ अगर मान लीजिए एक सर्जरी पे खर्चा 1 लाख रुपए है, तो सरकारी अस्पताल में वही खर्चा दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, बड़े सरकारी अस्पताल में 2 से 3 लाख है।
और उनकी कॉस्टिंग सब लगा ली जाएगी, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो हम लोग जी, को पता जोड़ते नहीं चलता है। हाँ। फिर सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम 1/4 रेट पे और काम कर दें, आयुष्मान पे रेट पे काम करें या और सस्ते रेट्स पे काम करें। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि कैसे इस चीज़ को, पूरा इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे लिबरल किया जाए, कैसे इसके बोटलनेक्स को लिवरेज करा जाए। और एक हमारा जो मेन मोटो है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो विजन है, वो यही है, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। राइट। वो जब ही होगा जब प्राइवेट पब्लिक मिलकर दोनों काम करेंगे, हमारी समस्याओं को वो समझेंगे, हम उनकी समस्याओं को समझेंगे। और जब तक ग्रोथ है, प्रॉफिट नहीं होगी, तो प्राइवेट वाले भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। भाई हमें अगर किसी सेक्टर को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? प्राइवेट जो पी फंड्स हैं, बीसीज हैं, या आईपीओ पब्लिक मार्केट है, उससे आएगा, या डेट कंपनी डेट लोन लेंगे। उन सबको आरओआई चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। कुछ तो ग्रोथ दिखानी पड़ेगी सेक्टर में, 10-15%, 20% तो ग्रोथ चाहिए। उसके बिना तो सर्वाइव नहीं करेंगे। और साथ ही उतने स्टाफ मेंबर्स, उनकी फैमिली का वो भी एक चीज है कि have to run their families also। डॉक्टर गुप्ता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने जिक्र किया। एक बात आती है कि अगर हम सरकार से, अगर मेडिकल सेक्टर में, जहाँ पर हमें लगता है अमूमन जो ध्यान होता है लोगों का वो ज़्यादातर डिफेंस पर होता है, एजुकेशन पर सर्टेन एक्सटेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग जाते हैं। हेल्थ केयर हम हमेशा मान के चलते हैं कि भाई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत पैसा बना रहे हैं, लेकिन आपने जो आज हमें तस्वीर दिखाई है उससे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत स्कोप है पार्टनरशिप का। इस परिस्थिति में अगर हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं, और हो सकता है निर्मला सीतारमण जी इस बात का ज़रूर जिक्र भी करें कि प्राइवेट सेक्टर को वो उस तरह से अपने आश्रय में लें। कभी ऐसा भी आया मामला कि गवर्नमेंट बढ़ के कहे कि आप ये हमारे लिए कीजिए, हम इसको पूरा का पूरा कवर करने के लिए तैयार हैं? कभी इस तरह का कोई मॉडल आया है? ऐसा मॉडल आया था, आपने सुना होगा, क्राइसिस हुई थी, जब कोविड क्राइसिस हुई थी, तो बहुत सारे अस्पतालों को गवर्नमेंट ने टेक ओवर भी किया था, चलाया भी था। जो बंद पड़े अस्पताल थे, खाली अस्पताल थे, जितने अस्पताल लोग चला नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट टेक ओवर तो नहीं कर सकती, चला भी नहीं सकती। कुछ संसाधन उसके पास इतना नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बाकी सब चीज़ें कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास ही है, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इंडिया की, जैसे आप कह रहे थे, अभी भी एक्सेसिबिलिटी हमारे यहाँ दूसरे देशों में बहुत अच्छी है। आपको सैटरडे संडे डॉक्टर मिल जाएगा, इमरजेंसी में डॉक्टर मिल जाएगा, कंसल्टेंट मिल जाएगा। आप विदेश जाओ ना, जाके देखो, वहाँ पे फ्राइडे के अगर आफ्टरनून में आपने फोन किया तो मंडे से पहले आपको जूनियर डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये बात तो इमरजेंसी में डेथ हुई थी कनाडा में, एक पेशेंट को देखा नहीं डॉक्टर ने काफी देर तक। बिल्कुल। अगर आपको किसी सुपर स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट चाहिए तो अपॉइंटमेंट महीने तो 2 महीने बाद मिलता है, 3 महीने बाद मिलता है। और फीस सुनेंगे कितनी फीस है? मैंने अभी किसी एक पेशेंट के लिए सेकंड ओपिनियन लिया था, और पेशेंट था बार्सिलोना का, डॉक्टर था स्पेन में, उसका अपॉइंटमेंट दिलवाया था। 28,000 रुपये सिर्फ वीडियो कंसल्टेशन के चार्जेस थे, सिंगल। 28,000 रुपये, उसमें हमारे यहाँ तो पूरा इलाज हो जाए। और अब इलाज 28,000 के आप 1,000 रुपये मांग लो तो हल्ला कट जाता है। तो कहीं ना कहीं इवन प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन, उनकी फीस हम लोग ज़्यादा होती है। फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी फीस जब बढ़ानी चाहिए, बहुत बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल हम लोग को सेवा भाव है, सेक्टर है, बट इतना करो कि सेक्टर ग्रो करता रहे, लोग इलाज कराते रहे, हम लोग को अच्छी क्वालिटी केयर मिले, अच्छे इक्विपमेंट मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी मिले। अब AI आ गया है, डिजिटल आ गया, ठीक है, सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, EMR लोग लगा रहे हैं, HIS लगा रहे हैं, CRM लगा रहे हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है आपको। और सरकार भी कह रही है कि आभा आईडी जनरेट करो, आभा कनेक्ट करो, सारा डाटा डिजिटलाइज करो। तो इसको करने के लिए मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, टूल्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, प्रोसेस चाहिए, उन सब में खर्चे लगते हैं। तो अगर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, पेशेंट एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता है, डाटा मैनेजमेंट अच्छा होता है, प्लस प्रिवेंटिव केयर बहुत अच्छी होती है, प्रेडिक्टिव मेडिसिन चालू हो जाती है, बहुत कुछ है करने को। तो बिल्कुल बिल्कुल, रोबोटिक्स आ गया है, ठीक है, क्लाउड चेन आ गया है, AR VR आ गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, सब कुछ आ चुका है हेल्थ केयर में। और इंडिया में भी सब कुछ चल रहा है। रोबोटिक्स की फ्यूचर रोबोटिक्स की सिस्टम है, तो बस लेकिन रोबोटिक्स की मशीन इतनी महंगी है, 15 से 20 करोड़ की मशीन है, और 5 साल में मशीन का मॉडल चेंज हो जाता है। तो 20 करोड़ का ROI कैसे निकालोगे? तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि बिल्कुल कि सेक्टर को अच्छे से सपोर्ट करे, कंट्रोल वे में करे, बट ऐसा ना हो कि सारे अंकुश हेल्थ केयर पे आ जाएं, सारी कैपिंग हेल्थ केयर पे आ जाएं। उससे क्या होगा? सेक्टर ही ग्रो नहीं करेगा, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा, इन्वेस्टर ही लोग नहीं आएंगे। जब इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। अभी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है कि आप देखेंगे, यूपी में जाएं, कहीं देश में कहीं भी जाएं, यूपी में तो मैं गया था, देखा था,
इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने अच्छे हाईवेज डेवलप हो रहे हैं जी। इतने अच्छे रोड, आज से 10 साल पहले दिखते नहीं, गड्ढे गड्ढे दिखते थे। सिंगल तो कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। कनेक्ट उससे लोगों को, हमारी डॉक्टर्स की भी मतलब नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की नंबर्स बढ़ रहे हैं, और डॉक्टर्स भी वहाँ पे Tier 1 से Tier 2 में जा भी सकते हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी की वजह से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, ठीक है, नए नए वो उद्योग आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो ऐसे ही हेल्थ केयर को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने इंफ्रा पे फोकस किया है, जिस तरह हमने IT पे फोकस किया है, जिस तरह से हम AI पे फोकस कर रहे हैं, इस तरह से 360 डिग्री ग्रोथ करने के लिए हमें हेल्थ केयर पे फोकस करना पड़ेगा। और हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा बैकबोन है इंडिया की आइडेंटिटी में। अगर आप देखें, मेडिकल टूरिज्म हमने कहा था, वो एक्चुअली में एक सच्चाई है। आप किसी भी हॉस्पिटल में यहाँ जाएं, जो प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हैं, जो व्यस्ततम बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ आपको विदेशी भी मरीज वहाँ पर नजर आते हैं, और उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। डॉक्टर गुप्ता, ये बात तो हुई अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की, और मुझे लगता है कि इट वॉज एन आई ओपनिंग डिस्कशन विथ यू। जैसे हमारे जैसे कई लोगों के पिताजी या परिवार वाले जो छोटे शहरों में रहते हैं, समस्या ये नहीं है, वहाँ पर हम एक बड़ा फीलिक्स या एक मैक्स हॉस्पिटल खोलने की दरकार नहीं है, लेकिन उनका जो इनिशियल ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस है, एटलीस्ट वो सही हो जाए, और ताकि हम कनेक्टिविटी के माध्यम से उनको यहाँ लाकर, या बड़े शहरों में जैसा आपने कहा कि अवेलेबिलिटी है, उसका इलाज करा सकें। इसी क्रम में फिलिक्स हॉस्पिटल ग्रुप किस तरह से अभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है? अगर हम एक बिगर पिक्चर की बात करें, सुविधाएं आपके यहाँ सारी मौजूद हैं। देखिए, छोटे शहर हों चाहे बड़े शहर हों, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये विजन फिलिक्स का है, यही हम सबका विजन होना चाहिए। ये कैसे एक्सेस? कि अगर अस्पताल पेशेंट आएगा तो 4 चरण इन्फेक्शन में खतरा रहता है, ठीक है, टाइम वेस्टेज होगा, गाड़ी पार्किंग, फिर फीस है, बहुत सारे यूटिलाइजेशन बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का जो विजन, मेरा विजन यही है कि वो डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मेडिकल रूम्स खोले हुए सोसाइटीज़ के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, पॉली क्लिनिक्स हैं हमारे, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, मतलब डॉक्टर कंसल्टेशन थ्रू टेली कंसल्टेशन या विजिटिंग डॉक्टर्स जाते हैं वहाँ पे। दूसरा होता है वहाँ पे लैब के टेस्ट कलेक्शन सारे हो जाते हैं, रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं, फार्मेसी भी मिल जाती है, होम केयर सर्विसेज, मतलब घर में ले जाके किसी के इंजेक्शंस लगाने हैं, कोई नेबुलाइजेशन करना है, कोई स्टिच लगाने हैं, कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट है, कोई प्रोसीजर है, वो सब पॉसिबल है। तो अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को उनके डोर स्टेप पे कर दें, और सेकेंडरी और टर्सरी के लिए हॉस्पिटल जाएँ, तो हॉस्पिटल का लोड कम हो जाएगा, लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ईज ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं, तो ईज ऑफ हेल्थ केयर हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों को सर्विसेज अपने रूम उसमें मिल जाएंगी, घर के बगल मिल जाएंगी, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा, और को अफोर्डेबल भी होती है, बहुत महंगी भी होती है। वही मैं आ रहा था, धीरे-धीरे सबके लिए एक्सेसिबल हो पाएगा अफोर्डेबिलिटी। टेली कंसल्टेशन तो बहुत हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, सस्ती भी है, बिकॉज उसमें एक ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं आजकल कि आप एक बड़ी सी स्क्रीन लगा के डॉक्टर पेशेंट को देख सकता है, पेशेंट डॉक्टर को देख सकता है, ऐप के अंदर सारे पैरामीटर्स आप डाल सकते हैं। ये सुविधा फिलिक्स इस्तेमाल कर रहा है। और उसमें आप जो हमारा वहाँ पे मेडिकल स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ, वो आपके बैटल चेक कर लेगा सारे, और नहीं भी करेगा तो सारे आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आ गए कि मैं स्टेथोस्कोप लगाऊंगा आपके घर, इस तरह से लगाता हूँ यहाँ पे, तो इसकी आवाज़ जो वो डॉक्टर वहाँ सुन सकता है एग्जैक्टली कि मरमर है, नॉर्मल हार्ट साउंड है, चेस्ट के अंदर कंजेशन है, तो अगर हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आप करते हैं तो वो भी आवाज़ उसको पता लग जाएगी। मतलब डायग्नोसिस, बेसिक डायग्नोसिस सारी हो सकती है थ्रू टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हो सकती है, वो पॉसिबल भी है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं बहुत अच्छा। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, हो सकता है पर्सनली भी मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ, हेल्थ को लेकर जनरली भारत में आपको क्या लगता है कि समझ बूझ और थोड़ी सतर्कता अब बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है तो क्यों बढ़ानी चाहिए, और क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं अपने जीवन काल में? देखिए, जैसे हमारा फिलिक्स का विजन है, ठीक है, टू टच, हील एंड क्योर बिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली, तो प्रोवाइडिंग प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हम लोग ना अभी सब कुछ हेल्थ का मतलब क्यूरेटिव समझते हैं कि बीमार पड़े अब हेल्थ के लिए चले गए। आपको पेट में दर्द हुआ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, आपने जाके अल्ट्रासाउंड कराया, इलाज कराया, आपको हार्ट अटैक हुआ, आपने एंजियोग्राफी कराई, एंजियोप्लास्टी कराई, आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ, आपने सर्जरी करा ली जाके, ठीक है, अस्थमा हुआ, आप ट्रीटमेंट के लिए चले गए। बट क्या हमने सोचा कि प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबने कहानी सुनी है, ठीक है, बट लोग फोकस नहीं करते भाई। क्यों? क्योंकि पता नहीं तो प्रिवेंशन कैसे करना है, उनको रिस्क फैक्टर नहीं पता होते। तो अब तो प्रिडिक्शन भी आ गया, मतलब कि जैसे मैं आपकी पर्सनालिटी देख के आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपकी सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, कौन सा रिस्क फैक्टर्स है, आपका BMI ज़्यादा है, आप डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव है,
आपके जेनेटिक हिस्ट्री तो कुछ नहीं है ऐसा, वो सारी चीज़ें लेकिन हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगले 10 साल में कौन कौन सी बीमारियाँ आपको होने वाली हैं, और लाइफ स्टाइल चेंज करके उनको बीमारी को मिटिगेट कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का जमाना आ गया। मैं बजट में भी एक एक्सपेक्टेशन करना चाहूँगा सरकार से कि हमारे यहाँ जो बजट आता है वो 90% क्यूरेटिव बजट आता है, मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, CSC के लिए, PSC के लिए, एम्बुलेंसेज के लिए आता है। जी, दवाइयों 10% अभी पिछले 10 साल से शुरू हुए हैं, वेलनेस सेंटर शुरू हुए हैं, पंचकर्मा सेंटर शुरू हुए हैं, वेलनेस क्लिनिक चालू हैं, वो अभी लेकिन उनका बजट बहुत से 5 से 10% है टोटल बजट का। बेस्ट में जाएंगे अब जो बड़े देश हैं उनका 40% 30% जो बजट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होना चाहिए कि हमें प्रिवेंशन पे फोकस बढ़ाना चाहिए। हमारा भी यही मोटो है। हम लोग बहुत सारे कैंप्स करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कई मैराथन आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, CPR एक्टिविटीज करवाते सिखाते हैं, ठीक है, या हम लोग टॉक्स कराते हैं डॉक्टर्स की हर टॉपिक्स पे, ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज पे, डायबिटीज़ पे, हाइपरटेंशन पे, अस्थमा पे, कैंसर पे, डाइटिशियंस पे, न्यूट्रिशनिस्ट क्या कर सकते हैं, कैसे आप योग एक्सरसाइज करके प्राणायाम करके, और कैसे इंटीग्रेटेड में, मैं तो एक चीज़ और बोलूँगा, इस वाले बजट में हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काम करना चाहिए। मतलब खाली एलोपैथ नहीं राजा है, ना आयुर्वेद राजा है, ना होम्योपैथ राजा है, ना तो आयुष को और एलोपैथ को मिला के दोनों को पेशेंट सेंट्रिक, जो पेशेंट के लिए सबसे अच्छा है, जो किसी भी पैथी में हो वो प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए उसको। ऐसे होलिस्टिक सेंटर 360 डिग्री हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर बनने चाहिए जिसमें हम पूरा एनालाइज करें बेस्ड ऑन एलोपैथी। अगर एलोपैथी में कुछ लिमिटेशन है, अस्थमा का ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, स्किन डिजीज का बहुत सारा ट्रीटमेंट नहीं है, डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं कर सकते आप एलोपैथी के थ्रू, ठीक है, बट बहुत सारी पैथी है जिनमें सब चीज़ें पॉसिबल है, क्योर है उसमें, तो क्यों नहीं हम उसका फायदा उठाते हैं? हम क्यों खाली एलोपैथी फोकस कर रहे हैं? तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो मरीज को मिलना चाहिए, चाहे वो एलोपैथी का हो, चाहे आयुर्वेदा का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, चाहे किसी भी नेचुरोपैथी होगा, ठीक है, बहुत सारी पैथी है हमारे पास, इलेक्ट्रोपैथी, कितनी सारी पैथी हैं, किसी का भी हो वो मिलना चाहिए। दैट्स माई मतलब हम्बल रिक्वेस्ट टू सरकार और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कैंडिड और इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चर्चा हमारे दर्शकों को और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। आपने अपनी बातें रखी, इंटीग्रेटेड मेडिकल और मेडिसिनल अप्रोच और साथ ही साथ प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव क्योर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है टेक अवे है जो डॉक्टर गुप्ता से हमें जानने को मिली। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। फिलिक्स हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर थैंक यू DK गुप्ता, थैंक यू, वन इंडिया पर। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड प्रेडिक्शन इज बेटर देन प्रिवेंशन। वाह, चलिए एक नया एडिशन है, प्रेडिक्शन इज बेटर देन प्रिवेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.